गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन गोयनका आज फिर लाया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट इन फ्यूचर आपके नॉर्थ सेट का जो एग्ज़ाम आप दोगे उसके लिए भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस जो टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं इसका नाम है पाइलोरिक स्टीनोसिस। जो पाइलोरिक रीजन होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, स्टीनोसिस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम जानते हैं कि अभी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। इंट्रोडक्शन में आता है कि कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी स्टीनोसिस, इसका मतलब ओल्डर नेम है इसका, बट जो न्यू नेम है उसका है कंसीडर एज एक्वायर्ड। जो नया नेम है वो नाउ एज ए कंसीडर हमने एक्वायर्ड किया है, खुद से एक्वायर्ड किया है, और जो इसका ओल्डर नेम चलता आ रहा है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेल के अंदर ये अधिक पाया जाता है तुलना में फीमेल के, क्योंकि 4:1 का रेशियो अगर आप मान रहे हो, 4:1 का रेशियो का मतलब हो गया कि फीमेल के अंदर बहुत कम होगा, मेल के अंदर इसके पाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। अब हम इसके कुछ मैकेनिज़्म के तौर पे हम इसको समझ देते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। ये इसका पाइलोरिक रीजन है, क्योंकि स्टोमक के अंदर 4 पार्ट होते हैं, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। इंस्फिक्टर उसके अलग अलग होते हैं, ओडाई ऑफ आउट जो नीचे वाला अवरोधनी होता है उसका, फिर ऊपर ईसोफेरेंजियल इंस्फिक्टर होता है, ठीक है साहब। फंडस, बॉडी, ये सारे इसके पार्ट होते हैं स्टोमक के। अब देखते हैं कि जो पाइलोरस जो पार्ट है इसका वो क्या है, मोर है मसल सर्कुलर। जो इसके अंदर पाइलरस पार्ट है उसके अंदर मसल के जो सर्कल हैं मसल के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मसल सर्कुलर मोर टेंडेंसी हो जाना ही पाइलोरिक स्टीनोसिस होता है। इसके अंदर क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी होगी, क्योंकि मसल के सर्कल बढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो हाइपरट्रॉफी होगी। अगर सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक तो होती है हाइपरट्रॉफी और एक होती है हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरप्लेजिया। समझ रहे हो? ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा, मस्कुलर लेयर, जो मस्कुलरिस लेयर है वो अकर दिखेगी, जिसके अंदर नैरोइंग ऑफ द पाइलरस पार्ट। अब अगर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा कि नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस पार्ट के अंदर नैरोइंग। अभी हम समझते हैं कि स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है। कोई एक टिश्यू है, इस टिश्यू के बीच में कोई स्पेस है, उस स्पेस के बीच में अगर उस स्पेस को कम कर दिया जाए, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस स्पेस को कम कर दिया जाए, तो वहाँ होती है स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब होता है उस स्पेस की नैरोइंग हो जाना। अब नैरोइंग होगी तो वहाँ से जो लिक्विड आसपास फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नैरोइंग स्पेस के बीच में हुई है तो प्रेशर अपने आप में इंक्रीज़ होना संभवतः बात है। अब हम बात करते हैं इसके कोजेज़ के बारे में कि इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसके कोजेज़ के बारे में अगर देखें हम, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, वो मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है किसकी, मसल की, जिसके वजह से फटीग आती है। क्योंकि मसल की अगर मोटिलिटी ज़्यादा होगी, मसल एक तो अपने नॉर्मल कंडक्शन लेवल में काम कर रही है, और एक मसल जैसे कोई मशीन है, उस मशीन को मैं एकदम से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूं तो वो अपनी स्पीड से 10 गुना स्पीड से अगर काम करेगी तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो घिसेंगे। अगर वो पार्ट्स घिसेंगे तो मशीन ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरह हमारी बॉडी है, अगर हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन जो इनहिबिटर है
उसके अंदर अगर हम PGE1 है उसके थ्रू मसल की मोटिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फटीग होता है और इंक्रीज इन साइज में इंक्रीजमेंट होता है। अब बात करते हैं हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड डिफिशियंसी, NO की जो डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगी मोटिलिटी ऑफ द मसल कम होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इफ़ नो डिक्रीज देन द मोटिलिटी इज इंक्रीज। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की डिफिशियंसी होगी तो मसल की मोटिलिटी कम होगी, मगर इस मसल मोटिलिटी कम होने का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मसल की मोटिलिटी अपने आप बढ़ेगी, जिसकी वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा। ये मोस्टली कोज होता है उसका। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम याद रखें तो हमें 3P का सहारा लेना है। 3 बार हमें P वाला हॉर्न बजाना है। 3 बार P वाला हॉर्न कैसे बजाएंगे? फर्स्ट बार देखते हैं कि नॉन बिलियस वोमिटिंग। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का क्या होता है, पेशेंट के पास एक तो क्या होता है, मैं कोई पर्सन हूँ, मैं जैसे कोई एक पेशेंट हूँ, मैं एक जर्नल वोमिटिंग कर रहा हूँ, जो जर्नल नोजिया वोमिटिंग होती है, जर्नल वोमिटिंग कर दी। एक होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। जर्नल वोमिटिंग तो क्या होगी, मैं करूँगा तो वो दूर जाकर गिरेगी, मगर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का क्या होगा कि विजिबल होगी और पेशेंट के पास ही गिरेगी। इसको बोलते हैं नॉन बिलियस वोमिटिंग। दूसरा होता है पेरास्टाल्सिस मूवमेंट जो होंगे, मसल की मोटिलिटी बढ़ेगी। अगर मसल की मोटिलिटी बढ़ी, मसल मोटिलिटी बढ़ने का मेन कोज क्या है कि अगर मसल की मोटिलिटी बढ़ी तो सीधी सी बात है पेरास्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ द स्टोमक की जो म्यूकोसा है उसके अंदर पेरास्टाल्सिस मूवमेंट अपने आप बढ़ जाएंगे, उनका इंक्रीजमेंट होना तय है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स में आता है। अगला देखते हैं हम पाल्पेबल ओलिव। पाल्पेबल लिव मास, इसका मतलब होता है मास ऑफ सर्कुलर मसल। जो सर्कुलर मसल थी उसका मास पाल्पेबल एलाइव मास, बट द पाल्पेबल आफ्टर वोमिटिंग। ये कब होगा, पाल्पेबल कब होगा, ये एक हमारे परकशन, पाल्पेशन है ना, इंस्पेक्शन, ये सारे हमारे जो वाइटल्स साइंस, हम वाइटल्स ऑर्गन उनके अंदर आते हैं, उसके अंदर हम चीज़ों को पता लगाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि आफ्टर वोमिटिंग पाल्पेबल जो हम कर रहे हैं वो सुनाई देगा। पाल्पेबल मतलब चीज़ों को लूजनेस में लाना पाल्पेबल हो जाता है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लूज हो जाना, वो कब होगी, आफ्टर वोमिटिंग होगी। अब बात करते हैं हम कि अगला पेरास्टाल्सिस इन विजिबल बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल डिस्टेंस। पेरास्टाल्सिस विजिबल होगा क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। मसल मोटिलिटी बढ़ी तो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट दिखेगा, और विजिबल इन द हाइपर क्रोनिक रीजन, जो हमारा हाइपर क्रोनिक रीजन होगा उसके अंदर ये विजिबल होगा। कॉन्स्टिपेशन डायरिया होना नॉर्मल सी बात है कि मेनली कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि मसल की पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। नॉन विलियस वॉमिटिंग एंड जो कर्डी वॉमिटिंग होगी, एकदम मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, एकदम प्रेशराइज वॉमिटिंग का होना। कोलर वॉमिटिंग, कोलर वॉमिटिंग। एक कोको कोला नाम सुना है, सब पीते हैं, आप भी पीते होगे। कोको कोला के नाम से आती है पेप्सी, उसके कलर की जैसी वॉमिटिंग होगी। मतलब ब्लड जो होता है ना, ब्लड कभी ऐसे तो देखा नहीं होगा आपने, हाथ में लेके तो कभी नहीं देखा होगा, हमेशा वाइल वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ आपको वो दूर से रेड कलर का दिखाई देता है। किसी का बहुत ज़्यादा रेड होता है, किसी का हल्का सा थोड़ा सा अलग टाइप में होता है, मगर उसका कलर कोको कोला जैसा होता है। सम टाइम इन रियरली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एल्कलोसिस मतलब HCl का लॉस होगा, जिससे हाइपोक्लोरिनीमिया होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम हाइपोनेट्रेमिया होगा, हाइपोकेलेमिया होगा एंड
अब बात करते हैं हम कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म स्टार्ट होना है। सीधी सी बात है, यहाँ सोडियम की बात आ गई है। सोडियम की बात आने पर क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन आ चुकी है तो RAS की मैकेनिज्म स्टार्ट होना तय है। पैराडोनिक एसिड यूरिया ये स्टार्ट हो जाएगा। FTT बिलो इन 3%, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा यार, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, बार बार नोजिया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। आप डायरिया का मतलब क्या होता है? वन डे ए पर्सन 3 to 4 टाइम स्टूल, मतलब वो अपने पानी की मात्रा का 3 से 4 बार पास आउट कर चुका है, तो उसके अंदर पानी की कमी होगी, तो सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, जिसकी वजह से उसे अनकॉन्शियसनेस आएगी, वर्टिगो होगा, फटीग होगा, रेस्टलेसनेस होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हम इनके महत्वपूर्ण पॉइंटों से पता लगा सकते हैं। ओलिगोयूरिया होगा, सीधी सी बात है, बार बार यूरिन जाएगा। सीवियर मालनरिश होगा, डायरिया होगा, बार बार डायरिया हो रहा है उसको, बार बार वो स्टूल पास कर रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग चल रही है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा जिससे बॉडी रिहाइड्रेट हो पाए। अगर बॉडी रिहाइड्रेट नहीं होगी तो पेशेंट मालनरिश होगा ही होगा। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो हम सीधी सी बात है कि हम बेरियम मील उसको निकलवाएंगे या सेलो करवाएंगे, बेरियम मील देंगे, एब्डोमिनल उसका एक्सरे करवाएंगे, एंडोस्कोपी भी हम करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है ना, इस पाइलोरिक स्टेनोसिस के इतने सारे कोजेज होने या साइन सिम्टम्स होने की वजह से पेप्टिक अल्सर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे, आप पूछोगे वो पेप्टिक अल्सर के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, उसको बार बार डायरिया हो रहा है, डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसकी मसल में क्रम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मसल क्रम्प करेगी तो सीधी सी बात है उसकी म्यूकोसल फोल्ड जो होते हैं उनके अंदर एकदम से ब्लीडिंग का रिसाव होगा, और उस ब्लीडिंग के रिसाव होने की वजह से उस पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। USG करवाएंगे, उसकी एंडोस्कोपी करवाएंगे हम, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कि नॉन बिलियस प्लस कार्डी वॉमिटिंग, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है। अगर नॉन बिलियस प्लस फ्रेश वॉमिटिंग है तो टेट्रालॉजी ऑफ TEF प्लस EA, समझ रहे हो ना, ये चीज़ होंगी। अब बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की। रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी, PM टोमी बोल सकते हैं इसको। इंसीजन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिव एरिया ऑफ द, मतलब इंसीजन एट देन रिकंस्ट्रक्टिव एरिया हाइपरट्रॉफी का तो हमने देखा ही था कि हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि मस्कुलर फोल्ड बढ़ रहे हैं। अगर मस्कुलर फोल्ड बढ़ रहे हैं तो हाइपरट्रॉफी होना तय है। माइल्ड मॉडरेट हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि लेप्रोस्कोपिक पाइलोरोमायोटोमी होगी, मोस्ट यूजफुल है इसके मैनेजमेंट है। ओपन पाइलोरोमायोटोमी जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन के कोजेज होंगे। 4 to 5 वीक के अंदर प्रेफर्ड पीरियड फॉर द सर्जरी, इसकी जो सर्जरी का टाइम होता है ना 4 to 5 वीक होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के बाद। फीडिंग स्टार्ट विदिन 8 to 10 आवर आफ्टर सर्जरी के 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे बाद हम उसको फीडिंग करवा सकते हैं। फीडिंग इन सिटिंग और हाई फाउलर पोजीशन, अब हम उसको फीडिंग कैसे करवाएंगे? उसको फाउलर और सिटिंग पोजीशन में हम फीडिंग करवाएंगे ताकि वो वॉमिटिंग ना कर सके, उसको उसका पचाव हो, उससे उसके वाटरी डिस्चार्ज ना हो और उसको कॉन्स्टिपेशन का कॉम्प्लिकेशन ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से
हमने पाइलोरोस्टिनोसिस की बात की। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कंजेनाइटल एलिंगनोमिक मेगेलोकोलोन। मेरे को थोड़ा सा उसमें पढ़ने में थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि ये मीनिंग थोड़ी ढंग से नहीं लिख पाया, और हिस्क्रम डिजीज़ बोल सकते हैं इसको, या हम हिंदी में बोलें तो वृद्धात्र का रोग बोल सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की अगर बात करें हम तो जनरली ऑल GI organ form 3 to 4 week of the period of gestation. Negative of the ganglia in colon part enlarge, मतलब जो इसका गैंग्लिया ऑफ द कोलोन पार्ट है ना, मैं बताता हूँ पूरी तरीके से, आपको डिफाइन करता हूँ इस चीज़ को कि जो इसका गैंग्लियोनिक पार्ट है उसके अंदर एनलार्जमेंट का हो जाना, एनलार्जमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है, इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सर हम कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी इन विच गैंग्लियन इज एब्सेंट, गैंग्लियोनिक नर्व नॉट फॉर्म इन द इंटेस्टाइन स्पेशली इन द रेक्टो सिग्मोइड कोलोन। जो वृद्धात्र होता है ना, बड़ी आंत्र होती है या छोटी आंत्र बोल सकते हैं, सॉरी, क्षुद्रांत्र वृद्धात्र, मेरे को हिंदी में कम समझ आती हैं ये चीज़ें। तो जो सिग्मोइड कोलोन पाए जाते हैं ना, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन, क्या बोल सकते हैं, गैंग्लियोनिक नर्व नॉट फ्रॉम द रेक्टो सिग्मोइड कोलोन इन द इंटेस्टाइन स्पेशली, इसकी वजह से फीकल मैटर नॉट मूव टुवार्ड्स द रेक्टम, और जो फीकल मैटर है वो किधर नहीं जा पा रहा है। फीकल मैटर, देखो मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना कि अगर वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है, गैंग्लियोनिक नर्व उसको फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हमारा जो फीकल मैटर होगा वो कहाँ नहीं पहुँच पाया, रेक्टम तक तो वो पहुँच ही नहीं पाया। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं कि डिस्टेंडेड एरिया, कहाँ, ये डिस्टेंडेड एरिया समझने की कोशिश करना, प्रोक्सिमल एरिया डिस्टेंडेड हो जाता है, एनलार्ज हो गया, एनलार्ज बढ़ के बड़ा हो गया, क्योंकि सिग्मोइड कोलोन इधर ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ अफेक्टेड एरिया डायलेटेड है, गैंग्लियोनिक नर्व है, गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट है, अफेक्टेड पार्ट होगा, जिसकी वजह से स्पास्मेसिटी होगी, रेक्टाडेट होगा और नैरोइंग होगी, सीधी सी बात है। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं हम इसके, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, बिलो विलियस वॉमिटिंग होगी, भाई प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, म्यूकोनियम विल नॉट पास, क्योंकि फीकल मैटर तो पास ही नहीं हो पा रहा है रेक्टम तक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रेस्टलेसनेस आएगी, स्टोमक पेन होगा, विजिबल पेरास्टालसिस मूवमेंट आर नॉट एन नॉन अफेक्टेड रीजन, पाल्पेबल एरिया है, पाल्पेबल फीकल मैटर मटेरियल होगा, हम जब उसको पाल्पेट करेंगे तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि वो पास नहीं हो पा रहा है। ऑब्स्टिपेशन होगा, नो रिकवरी इवन आफ्टर द स्टूल सॉफ्टनर, अगर हम स्टूल को भी सॉफ्टनर बना दें तो उसके अंदर भी कोई रिकवरी नहीं होगी। परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन होगा, परसिस्टेंस, कंटिन्यूस, हिस्ट्री ऑफ द रिबन लाइक स्टूल, जो उसकी हिस्ट्री है वो कैसी होगी, एक रिबन लाइक स्टूल जैसी होगी, ड्यूरिंग माइल्ड एंड मॉडरेट हो सकता है। रेक्टल थर्मामीटर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सीधी सी बात है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात अगर मैं करूं तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के अंदर हम बात करें तो बेरियम एनीमा एंड USG करेंगे, हम बेरियम एनीमा देंगे, उसको सोनोग्राफी करवाएंगे, रेक्टल फ्लूइड बायोप्सी करवाएंगे उसकी, सीधी सी बात है, रेक्टल फ्लूइड बायोप्सी करवाएंगे। डेफिनेट डायग्नोसिस है इसका, भाई सीधी सी बात है, इतना याद रखो, बेरियम उसको एनीमा देंगे, उसकी सोनोग्राफी करवाएंगे हम, रेक्टल फ्लूइड बायोप्सी करवाएंगे। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है उसका, ये कन्फर्मेटरी और डेफिनेट डायग्नोसिस बोल सकते हैं हम इसको। 2 स्टेजेस होती हैं, कोलोस्टोमी होती है, कोलोस्टोमी में क्लोज आफ्टर 6 to 7 वीक्स में ऑफ द सर्जरी के आफ्टर क्लोज कर दिया जाता है। आइसोटोनिक इनीमा है,
फॉर द इरीगेशन मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। 12 से 15 मंथ के अंदर प्रेफर पीरियड ऑफ द डिश यूरिया। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगी, ठीक है, जिसमें स्वानसन ऑफ द ऑपरेशन होगा, इसका सॉस ऑपरेशन होगा और डमी ऑपरेशन होगा। सैनसन ऑपरेशन में क्या होगा, एब्डोमिनल जो पेरिनियल पुल है थ्रो करेंगे, उसको पुल थ्रो करेंगे। सोरस ऑपरेशन में क्या करेंगे, एंडोरेक्टल पुल थ्रो करेंगे, सीधी सी बात है। और ड्यूम ऑपरेशन में क्या करेंगे, रेक्टोरेक्टल ट्रांसनल पुल थ्रो करेंगे, क्योंकि पुल एंड थ्रो का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, समझने की कोशिश करना, रिकंस्ट्रक्शन। इसके नाम से ही मेगेलोकोलोन मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ द कोलोन। मेगेलोकोलोन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किस चीज़ का एनलार्जमेंट हो रहा है, किस चीज़ का डिस्टेंशन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, आपके साथ साझा करेंगे नई जानकारी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे नए नए चैप्टर्स और नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।